So hello aspirants, welcome to PT365 series of Polity episode number 6. Okay, I guess ये 6 ही होगा है ना, 5 तक हमने कर लिया था, हाँ सर 6 ही. ओके, एपिसोड नंबर 6. ओके चलिए, तो पिछले वीडियो में यार हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तक कंप्लीट कर लिया था. क्या होता है क्या नहीं होता है सब जाना था हमने. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है ना, एनआरसी क्या होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, ये सब हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. आज से हम स्टार्ट करेंगे पंचायत और अदर इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे और सेंट्रल स्टेट रिलेशन को हम स्टार्ट कर लेंगे. इसका एक फॉर्म देखेंगे. सो बेसिकली यार आप बोलोगे क्या मैं इतने छोटे वीडियोस क्यों बनाता हूँ. मेरे छोटे वीडियोस बनाने का रीजन ये है यार कि मैं चाहूँ तो पूरे पॉलिटी के PT365 को पूरे 2 वीडियो में कंप्लीट करके मैं डाल दूँ 4 घंटे का या फिर 6 घंटे का. लेकिन उससे क्या है, मेरा जो मेन एम है वो सर्व नहीं होगा. मेरा मेन एम क्या है कि अगर आपको एग्जाम May 28 को है, प्रीलिम्स 2023, राइट, तो उससे पहले क्या है कि अगर आप कोई भी टॉपिक जो है रिवाइज करना चाहते हो वापस, या अगर आप भूल गए हो कोई टॉपिक तो आपको रिवाइज करना है, तो आप क्या है मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो कि कहाँ पे मैंने वो टॉपिक पढ़ाया हुआ है. क्योंकि हर थंबनेल में मैं मेंशन कर देता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में ये टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं. तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ईजी होगा कि आप कोई भी टॉपिक जो है जो आपको याद करना है या फिर वापस समझना है तो आप उसको ओपन करके देख सकते हो. इसी रीजन से मैं वीडियो जो है छोटा क्रिएट करता हूँ. ओके, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे पॉलिटी की एपिसोड 5 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दी है और एनवायरमेंट का भी काफी सारा वीडियो जो है अपलोड हो चुका है. इसकी अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको सारी वीडियो वहां पे अवेलेबल मिल जाएगी. और सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को फॉर फ्री यूपीएससी एंड एसएससी रिलेटेड कंटेंट. हम एसएससी और यूपीएससी के लिए जितना भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं उतना कंटेंट क्रिएट करते हैं बिल्कुल फ्रीली आप लोगों के लिए. अलग अलग मैथ्स की ट्रिक्स हो गई, ओके, जीएस का क्वेश्चंस हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, सारा पोर्शन हम आप कवर करने वाले हैं. हमारा चैनल बिल्कुल नया है तो इसको प्लीज सपोर्ट कीजिए. थैंक यू सो मच. चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को. इतने लंबे के भाषण के बाद मैं बता दूं कि आज हम पंचायत वर्क करने वाले हैं, तो फटाफट से चलते हैं अपने टॉपिक पे. ये सब ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट. आपको बहुत बेनिफिट होगा प्रीलिम्स 2023 के लिए. एंड ऑल द बेस्ट है, अच्छे से तैयारी करते रहो. चलो ओके. So here's the topic today, Panchayat Extension to the Scheduled Areas Act 1996. Okay, अब देखते हैं पहले न्यूज में क्या है. रिसेंटली क्या हुआ, छत्तीसगढ़ नोटिफाइड द रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज. पेसा नाम है एक्ट का, है ना. 1996 में यह एक्ट आया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ट्राइबल डे. वर्ल्ड ट्राइबल डे के दिन, अब आप बताइएगा मुझे वर्ल्ड ट्राइबल डे कब है और किस दिन आता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. चलिए, छत्तीसगढ़ में, है ना. छत्तीसगढ़ कहाँ है यार, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ कहाँ पे, छत्तीसगढ़ बेसिकली कहाँ है, मान लीजिए झारखंड है, इसके नीचे यहाँ पे उड़ीसा है और यहाँ पे आता है छत्तीसगढ़, है ना, मैप में. चलिए अब बात करते हैं मोर न्यूज में और ज्यादा क्या है. तो विथ पेसा रूल्स बीइंग नोटिफाइड, छत्तीसगढ़ बिकेम 7th स्टेट इन द कंट्री टू फ्रेम रूल्स एंड इम्प्लीमेंट पेसा आफ्टर आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, है ना. अब देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो 7वां स्टेट बना, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है प्री के लिए, है ना. इसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि छत्तीसगढ़ कौन सा नंबर का स्टेट हुआ है, लेकिन ये पूछ सकता है कि रिसेंटली किसने किया है, ओके, या फिर सेकंड लास्ट बार किसने किया था, ये सब करके पूछ सकते हो. छत्तीसगढ़ जो है वो 7th स्टेट बना है. उसके बाद पहला कौन था, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, है ना, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया और तेलंगाना हो गया. इन सब स्टेट्स ने क्या किया, ऑलरेडी इसको पेसा को इम्प्लीमेंट कर दिया. ओके, चलिए आगे देखते हैं. अब बात करते हैं यार पेसा, तो पेसा है क्या, है ना. ये पैसे वाला पैसा तो नहीं है, नहीं पैसे वाला पैसा नहीं, कुछ हो रहा है. ये एक्ट है, ओके, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ दिलीप सिंह भूरिया कमेटी. ओके, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बेस्ड है. पेसा एक्ट जो है 1996 में इनैक्ट हुआ था फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट. ट्राइबल एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर क्वेश्चन में प्रीलिम्स में बन सकता है क्वेश्चन के ट्राइबल एम्पावरमेंट कौन सा एक्ट है, तो आप बताइएगा पेसा एक्ट है किसके लिए, ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए, है ना, जो भी ट्राइबल लोग हैं उनके लिए. एंड टू ब्रिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम. बेसिकली क्या है, इंक्लूजन, है ना. आपने टर्म पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल इंक्लूजन. वैसे ही यहाँ पे क्या है, एक मेन स्ट्रीम है यार, जिसमें हम आप सब हैं, जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हम सब एक मेन स्ट्रीम में चल रहे हैं अभी, है ना. लेकिन आप कहीं ना कहीं देखोगे जो ट्राइबल पीपल है वो आज भी मेन स्ट्रीम से जुड़ नहीं पाए, है ना. वो आज भी क्या है, मेन स्ट्रीम से जुड़ नहीं पाए, वो आज भी अलग है. तो इन सबको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करने के लिए पेसा एक्ट को लाया गया था. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेसा एक्ट क्यों आया था. चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, है ना. अब देखते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ पेसा इन स्टेट्स. अब ये देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जब भी आप कोई करंट अफेयर पढ़ते हो, चाहे फिर वो PT365 हो या फिर मंथली करंट अफेयर हो या डेली करंट अफेयर, कुछ भी हो,
उसमें अगर मिनिस्ट्री का नाम लिखा हुआ है तो मिनिस्ट्री को आपको ध्यान देना है कि देखिए पेसा एक्ट की नोडल मिनिस्ट्री कौन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, याद रखिएगा, है ना। चलिए अब क्या है, पेसा एक्ट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। पेसा एक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके बहुत ही वेग टर्म है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन, पेसा एक्ट। याद रखिएगा एग्जाम में ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि विच एक्ट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे आपको आंसर करना पड़ेगा, इट इज पेसा एक्ट ऑफ 1996। ओके भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो आई थी, किसके लिए, ट्राइबल के इंक्लूजन के लिए मेन स्ट्रीम में। ओके चलिए अब इसको और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब क्या है कि इट प्रोवाइड्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन relating to panchayats to scheduled areas of 10 states under article 244 clause 1 read with schedule 5 with certain modification exception। बोला गया है कि कुछ लाइक पार्ट 9 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है तो उसके लिए आया है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या एक्सेप्शन, क्या क्या मॉडिफिकेशन, क्या क्या। 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं जो जो इंक्लूडेड है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है और तेलंगाना है। इसको याद नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ स्टेट्स को याद कर लीजिए। अब इन्फोग्राफिक है वही चीज जो मैंने बताया उसी के बारे में, चलिए फिर भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। मेजर पावर ऑफ ग्राम सभा अंडर पेसा। अब जो ग्राम सभा होता है यार उनका क्या पावर है पेसा के अंडर में, वो देखते हैं। इसमें क्या है, पावर ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशन इन मैटर्स ऑफ लैंड एक्विजिशन, प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड एंड रिस्टोर लिमिटेड लैंड। मतलब कि लैंड अगर कोई किसी ने आपकी जमीन हड़प ली है ना, या कोई बाहरी आके आपकी जमीन पर रह रहा है तो वो सब के लिए उनके पास पावर है कि वो उसको हटा सकते हैं। टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शनरीज इन ऑल सोशल सेक्टर एंड लोकल ब्रांच। अगर जो भी सोशल सेक्टर में जो भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने की पावर है। टू मैनेज माइनर वाटर बॉडीज, जो भी माइनर वाटर बॉडीज का मतलब क्या हो गया, रिवर्स वगैरह हो गए छोटे मोटे जो मतलब होता है लेक वगैरह है ना, जहाँ से मतलब पानी वानी आता है, तालाब हो गया, ये सब चीज़ें, पॉन्ड्स हो गए है ना, ये सब चीज़ें माइनर लोकल बॉडीज, माइनर वाटर बॉडीज। ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब फॉरेस्ट में जो कुछ भी उग रहा है उसके लिए, मतलब उगने का मतलब यार उपज रहा है ना फॉरेस्ट में, तो उसके लिए उसका प्रोड्यूस के लिए ओनरशिप। क्योंकि आपको पता होगा कि ट्राइबल जो है, ट्राइबल पीपल जो है वो ज्यादातर फॉरेस्ट पे ही मतलब डिपेंडेंट रहते हैं। रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट सेल कंजम्पशन ऑफ लीकर, मैनेज विलेज मार्केट्स, कंट्रोल मनी लेंडिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना। अब देखिए लीकर, दारू वारू जो होता है, शराब जो होता है वो कितना बिक रहा है उस पर कंट्रोल करना है ना, विलेज मार्केट को मैनेज करना कि इसमें चीटिंग वगैरह तो नहीं हो रही वगैरह वगैरह चीजें। और फिर मनी लेंडिंग, ट्राइब्स को जो है अगर मतलब पैसों की जरूरत है, ट्राइब्स को किसी चीज कोई भी उनको मतलब कुछ काम वगैरह शुरू करना है अपना या फिर कुछ भी है तो पैसों की जरूरत है तो उनको आसानी से जो है लोन्स वगैरह प्रोवाइड हो जाए, जैसे फार्मर्स के लिए हम कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही ट्राइब्स के लिए भी कर सकते हैं। रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसेस, माइनिंग लीजेस फॉर माइनर मिनरल्स, है ना। मान लीजिए अगर कोई एरिया है उसमें सरकार को माइनिंग वगैरह करनी है तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको अच्छा खासा रीसेटलमेंट मिले, रिहेबिलिटेशन मिले बढ़िया से, तभी जाके वो सरकार जो है माइनिंग कर पाएगी, ऐसा कुछ कहने की कोशिश की गई है। चलिए इसमें और कुछ फीचर हैं पेसा एक्ट के, वो देख लेते हैं। क्या है, कंफर्मिटी विद कस्टमरी लॉ, मतलब स्टेट लेजिस्लेशन ऑफ पंचायत शैल बी इन कंफर्मिटी विद कस्टमरी लॉ, सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स। बेसिकली वही बोला गया, स्टेट लेजिस्लेशन है, स्टेट का जो लॉ है, लेजिस्लेशन मतलब लॉ होता है, स्टेट का जो लॉ है ना पंचायत के लिए, वो कस्टमरी लॉ के साथ कंफर्मिटी में होना चाहिए, यही बोला गया। बाकी ग्राम सभा मैंने बता दिया, रूल ऑफ ग्राम सभा भी मैंने पढ़ा। रिजर्वेशन देख लेते हैं, तो एवरी पंचायत टू हैव रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रोपोर्शनल टू community population minimum 50% with chairperson of panchayats at all levels to be reserved for SC/STs। लगभग 50% जो है वो रिजर्व होना चाहिए STs के लिए। मतलब STs का मतलब क्या होता है यार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ STs यार? STs का मीनिंग होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके इट्स कॉल्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और STs का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, याद कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज क्या क्या है पॉलिटी के सेकंड जो टॉपिक था हम पढ़ रहे थे, ओके पार्लियामेंट वगैरह के बारे में, तो उसमें अदर इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना। इसको देख लेते हैं। झारखंड गवर्नर हैड सेंट द मैटर ऑफ चीफ मिनिस्टर डिस्क्वालिफिकेशन एज एन MLA फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बेसिकली क्या हुआ कि जो झारखंड का चीफ मिनिस्टर है ना, मैं खुद झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो झारखंड का चीफ मिनिस्टर है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है एज एन MLA। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते थे, है ना। गवर्नर ने ये मैटर भेजा था, किसको मैटर भेजा था, है ना। बेसिकली गवर्नर क्या होता है ना, गवर्नर जो है वो बेसिकली हेड ऑफ स्टेट होता है।
इसका काम होता है चेक करना कि क्या क्या हो रहा है स्टेट में, क्या नहीं हो रहा है, क्या अच्छे से काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका काम होता है चेक करना। गवर्नर को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, गवर्नर इज ऑल्सो द एजेंट ऑफ, याद रखिएगा, एजेंट ऑफ सेंटर, है ना, ये सेंटर का एजेंट होता है जो सेंटर के लिए काम करता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज इंटरप्रेटेड एज अ पोजीशन दैट ब्रिंग्स टू ऑफिस होल्डर सम फाइनेंशियल गेन, रेमुनरेशन और बेनिफिट। मतलब क्या है, देखो यार, इफ यू आप सीएम हो, है ना, बट आप कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है, तो वो आप नहीं कर सकते हो। इफ यू आर इन ऑन एनी, सीएम की बात नहीं है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पे हो, गवर्नमेंट पोस्ट पे आप अगर काम कर रहे हो, तो आप किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं इंक्लूड हो सकते हो, नहीं तो आपको सस्पेंशन हो सकता है। ये चीजें है ना, कोई बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते, ये सब चीजें। इट इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन में, डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वहां पे भी इसको डिफाइन नहीं किया कि हम लोग मानते हैं कि यही चीज है ना। इसके बाद आर्टिकल 102 क्लॉज 1 और 191 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो एन एमपी और एन एमएलए इज बेयर्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। ओके, अब क्या है, प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्ट आवर लेजिस्लेटर इफ द ऑफिस इन क्वेश्चन हैज बीन मेड इम्यून टू डिस्क्वालिफिकेशन बाय लॉ। मतलब क्या है, देखिए, प्रोविजन जो है वो भी लेजिस्लेटर को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर लेजिस्लेटर को प्रोविजन जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं अगर इफ द ऑफिस इन क्वेश्चन हैज बीन मेड टू इम्यून डिस्क्वालिफिकेशन बाय लॉ, है ना। अगर ऑफिस ऑफ क्वेश्चन बनाया गया है ताकि वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ से क्या हो कि डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाए, है ना, ऐसे करके। दूसरा चीज क्या है, क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शैल बी रेफर्ड टू प्रेसिडेंट और गवर्नर। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को रेफर किया जाना चाहिए, वही बोला गया है, और कोई ज्यादा इसमें है नहीं। आगे देखते हैं, बेसिकली वही है कि सीएम को जो है मतलब कि सस्पेंड नहीं बोलेंगे, बट एमएलए के पद से हटा दिया गया क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे थे। यहाँ पे एमपी लैट स्कीम के बारे में कुछ बात की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिवाइज्ड द रूल, उसने रूल्स को रिवाइज किया है, अंडर विच इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन एमपी लैट्स फंड विल बी डिपॉजिटेड इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। जो भी इंटरेस्ट मिलेगा एमपी लैट्स फंड से वो कहाँ डिपॉजिट होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। अर्लियर इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फंड यूज्ड टू बी एडेड टू एमपी लैट अकाउंट। पहले जो ये इंटरेस्ट था वो किसमें, एमपी लैट के अकाउंट में आता था, लेकिन अब ये कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा सीधा, एंड कुड बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। द proposed changes are aimed at timely and efficient utilization of funds। बेसिकली ये क्यों किया गया, ताकि जो है फंड जो है वो समय पर इस्तेमाल हो सके और अच्छे से इस्तेमाल हो सके, है ना, उसमें घपला वगैरह नहीं हो, बेसिकली मतलब यही है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ और एमपी लैट के बारे में बात की गई, तो इतना कुछ जानने का भाई काम नहीं है ना, उसको पढ़ लीजिएगा खुद से। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन क्या था वो देख लेते हैं। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड टू मेक ऑल वर्क एंड डेटा रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव बॉडीज अवेलेबल ऑनलाइन। ये क्या करता है, जितना भी डेटा है या वर्क है ना लेजिस्लेटिव बॉडीज का, इसको ऑनलाइन अवेलेबल कराता है ताकि सिटीजन और मेंबर ऑफ असेंबली दोनों देख सकें, है ना। बेसिकली यार देखो, असेंबली है और हम लोग हैं, हम लोगों को अभी नहीं पता है कि पार्लियामेंट में एग्जैक्टली क्या चीजें हो रही है ना, मतलब मेजोरिटी को नहीं पता, 90% को नहीं पता। तो ये क्या है, नेवा एक एप्लीकेशन रहेगा जहां से आप देख सकते हो कि भाई पार्लियामेंट में क्या क्या बातें हो रही है, और इसके साथ हम तो देख ही सकते हैं, साथ साथ जो मेंबर हैं वो भी देख सकते हैं ये चीजें। पहले इसका नाम था ई विधान, ई विधान को रिडिजाइन करके नेवा बनाया गया है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, है ना, ध्यान रखिएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है इसका नोडल मिनिस्ट्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेवा एम्स टू ब्रिंग ऑल लेजिस्लेचर ऑफ कंट्री टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म, देवर क्रिएटिंग अ मैसिव डेटा डिपॉजिटरी। बेसिकली डेटा का डिपॉजिटरी है ना, जो कंट्री में पूरा काम हो रहा है पार्लियामेंट का, उसको पूरा ये कंपाइल करके एक ही जगह पे अवेलेबल करवाता है। चलिए, वही सब चीजें, और ये पेपर का जो है यूज है उसको एलिमिनेट करेगा, वो भी आप एग्जाम में एक बार लिख सकते हैं, लिखने के लिए आएगा तो। अब क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, है ना, ये देखते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, 7 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं वेस्ट बंगाल में, है ना। वेस्ट बंगाल कहाँ है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है बच्चे, ईस्टर्न पार्ट में, झारखंड के बगल में। तो हाउ आर डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड एंड एबॉलिश, अभी क्या आपको जानना है कि 7 डिस्ट्रिक्ट जो है नए क्रिएट हुए वेस्ट बंगाल में। और डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कैसे होते हैं, एबॉलिश कैसे होते हैं, तो दिस पावर, ये जो पावर है डिस्ट्रिक्ट की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ लाई करती है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टेट होती है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ लाई करती है। हु कैन पास लॉ इन असेंबली और सिंपली इशू एन ऑर्डर टू नोटिफाई इन गैजेट, सेंटर डज नॉट हैव द सेम मैटर। यहाँ पे सेंटर के पास कोई पावर नहीं होती है, वो साफ साफ लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है।
द परमिशन ऑफ सेंटर इज रिक्वायर्ड व्हेन अ चेंज ऑफ नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और रेलवे स्टेशन इज कॉन्टेम्पलेटेड। मतलब क्या है, देखिए अगर सपोज कीजिए कि ये एक स्टेट है ना, तो यहाँ की अपनी कोई स्टेट गवर्नमेंट होगी। अगर मान लीजिए कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है पूरा, और स्टेट गवर्नमेंट का मन किया नहीं भैया इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, आधा आधा कर देते हैं, इसको आधा आधा कर दिया है ना, तो क्या होगा कि इसको आधा आधा कर दिया तो ये स्टेट ही कर सकती है, स्टेट आराम से करती है, स्टेट के पास पावर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी, अगर मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट है ना, इसको हटाते हैं, अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, अब इस डिस्ट्रिक्ट का नेम है XYZ, और स्टेट सोचती है कि नहीं भैया इस नेम को हमको चेंज करना है ABC में, तब यहाँ पे सेंटर का बात आएगा। उसको सेंटर से पूछना पड़ेगा कि भैया ये करे या नहीं करे, है ना। अगर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना तभी पूछना पड़ेगा, और इसको भी करना तभी पूछना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, मतलब कि कटिंग फटिंग वो खुद से कर सकते हैं, बट अगर नेम चेंज करना हो तो सेंटर से पूछना पड़ता है। अब बात करते हैं आगे, थोड़ा कलर चेंज करते हैं तो बोरिंग हो जाएगा। चलिए पूरा हरा हरा कर देंगे। अब पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब स्पीकर का पावर कैसा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट हैव पावर टू टेक अवे द स्टेटस ऑफ फॉर्मर एमएलएस व्हाइल डिसाइडिंग अ डिस्क्वालिफिकेशन प्ली अगेंस्ट अ लॉ मेकर अंडर 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना कि स्पीकर जो है लोकसभा का, उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसके पास ये पावर नहीं है। दे डू नॉट हैव पावर टू टेक अवे द स्टेटस ऑफ फॉर्मर एमएलएस। ओके, जो फॉर्मर एमएलए, जो मतलब जो पहले एमएलए रह चुके हैं, उनका स्टेटस लेने का उनके पास किसके पास, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर नहीं है ना, वाइल डिसाइडिंग अ डिस्क्वालिफिकेशन प्ले, अगर वो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो। 2014 में क्या हुआ, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर जो था, not only disqualified some speakers under 10th schedule but also took away their status of being treated as former lawmakers, depriving them of pension and other benefit, है ना। तो ये नहीं कर सकते हैं यार। जैसे बिहार में क्या हुआ कि उन्होंने स्पीकर को, अपने कुछ स्पीकर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया, चलिए मान लिया अंडर 10th शेड्यूल के अंदर, लेकिन उसके उन्होंने उसका जो फॉर्मर लॉ मेकर का एक होता है ना कि मेरे पास पद्दी है कि हम एक लॉ मेकर थे, है ना, अभी तो डिस्क्वालीफाई कर दिया कोई बात नहीं, बट हम पहले थे, तो क्या होता है कि वो पेंशन और अदर बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन वो भी पद भी छीन लिया जाए तो वो पेंशन और अदर बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं रह जाते हैं। तो ये किया गया था। इसी को देखते हुए ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि अब ये ऐसा, अब जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा ऐसा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा नहीं कर सकते हैं, राइट। चलिए, आई होप को सब समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा हमारे चैनल पर। चलिए, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज में यार बहुत डिबेट है इंडिया में, है ना। इंडिया में बहुत लोग सोचते हैं कि हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, मातृभाषा है, बट ऐसा नहीं है, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब दूसरा कुछ होता है ना। एक होती है नेशनल लैंग्वेज, तो हिंदी सोचते हैं कि लोग नेशनल लैंग्वेज है, बट इट इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। तो दिस कमेटी हैज रिसेंटली, इस कमेटी ने अभी रिपोर्ट अपना दिया है। इस कमेटी ने, ये कमेटी कब बनी थी, 1976 में बनी थी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 1963 के अंडर में, है ना। ये सब चीजें अभी रिपोर्ट ही दी है, रिपोर्ट दी है, इसके बारे में कुछ बात होगी तो फिर आगे देखेंगे, अभी फिलहाल कोई काम का उतना नहीं है ना। अब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात करते हैं। तो ये यार थोड़ा सा मतलब बेसिकली गृह प्रवेश प्रोग्राम वगैरह वहां पे शुरू किया गया त्रिपुरा में फॉर मोर देन 2 लाख बेनिफिशियरीज, है ना, आवास योजना के अंदर, वही उसके बारे में बात की गई है। अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप एक बार देख लेना, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जोनल काउंसिल है, जोनल काउंसिल वगैरह जो नॉर्थ जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल कौन कौन सा है, ये आपको ये भी पढ़ने वाला बात है। इसको एग्जाम टाइम क्या कीजिएगा, एक बार ओपन करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, तो आज एक लास्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है रिफॉर्म इन 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में क्या रिफॉर्म आया उसके बारे में, है ना। आपको पता होगा 12 शेड्यूल है, देयर आर 12 शेड्यूल्स, उसमें 7वें की बात करेंगे आज हम। तो क्या है, न्यूज में क्यों है, रिसेंटली मैंने एक्सपर्ट्स एडवोकेटेड रिविजिटिंग द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बोला कि हम लोग को 7th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे अच्छे से देखना चाहिए, है ना। एक्सपर्ट्स ने कहा कि 7th शेड्यूल को वापस एक बार चेक करना चाहिए। तो इसमें क्या है, अब 7th शेड्यूल क्या है वो देख लेते हैं। तो 7th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 246 के अंडर आता है, याद रखिएगा, प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी हमने कहा कि हम सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर होता है उसको समझाता है। ओके, इट स्पेसिफाइज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू 3 लिस्ट, नेमली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। हम जानते हैं कि देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट।
अब यूनियन लिस्ट में जो चीज़ें होती है उस पर सेंट्रल लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट में जो चीज़ें होती है उस पर स्टेट लॉ बनाता है, और कंकरेंट लिस्ट में ये दोनों लॉ बनाते हैं। ओके चलिए, एक होता है रेसिडुअरी सब्जेक्ट भी होता है, और उसमें क्या होता है सिर्फ सेंट्रल लॉ बनाती है। ओके चलिए, आर्टिकल 248 कन्फर्स रेसिडुअरी पावर्स ऑन पार्लियामेंट। देखिए मैंने कहा रेसिडुअरी पावर्स जो है पार्लियामेंट को देता है, और रेसिडुअरी पावर्स रेफर्स टू पावर्स ऑफ जुडिक्शन अपॉन सब्जेक्ट दैट आर नॉट मेंशन्ड इन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। जो भी चीजें जो है स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है, उन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो पावर है वो पार्लियामेंट को मिला हुआ है ना, ये चीजें। वही सेंटर 7 शेड्यूल को मतलब बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। तो खैर ये तो आपने बुक में पढ़ा होगा, और ज़्यादा डीप में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी पॉलिटी की आर्टिकल सीरीज देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पॉलिटिकल के आर्टिकल सीरीज भी चल रही है, जो कि अभी तक हमने आर्टिकल 32 तक कवर कर लिया है फंडामेंटल राइट्स के, है ना। तो आप जाके 1 बाय 1 सारे आर्टिकल्स वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सारे आर्टिकल्स की अलग अलग वीडियो हमने बनाई हुई है, ताकि आपको आर्टिकल्स में दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई आर्टिकल में डाउट है तो कैन गो एंड चेक इट आउट ऑल्सो। प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब यार आगे क्या है कि अमेंडिंग 7 शेड्यूल का अमेंडिंग की बात हो रही है, तो वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा लास्ट ही है। इसमें क्या है, ये प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडिंग 7 शेड्यूल। अगर 7 शेड्यूल को अमेंड करना होगा तो उसमें क्या करना होगा, है ना। इट कैन बी अमेंडेड एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। पार्ट 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है कि ये आर्टिकल 368 में प्रोवाइड किया गया है किसका अमेंडमेंट, 7 शेड्यूल का, है ना। आपको पता होगा कि 268 जो होता है वो शायद होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, है ना, और ये 368 में किसका, 7 शेड्यूल का। इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। मतलब क्या होता है स्पेशल मेजोरिटी का, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 100 आदमी का हाउस है प्रेजेंट, लेकिन 80 लोग ही है, तो इसका 2/3, है ना। मान लीजिए 90 मान लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन में। मान लीजिए टोटल जो है स्ट्रेंथ है वो 100 है क्लास की, है ना, लेकिन प्रेजेंट जो है वो सिर्फ 90 है, तो इसका 2/3, है ना, 2/3 मतलब 60 आदमी। तो कम से कम 60 आदमी का जो है वो वोट उसको मिलना चाहिए, तभी जाके उसको बोलेंगे हम लोग कि वो स्पेशल मेजोरिटी है ना, स्पेशल मेजोरिटी। तो तब जाके वो चीज पास होगी। एंड क्या है, एंड कंसेंट ऑफ हॉल ऑफ स्टेट ऑफ लेजिस्लेटर्स बाय सिंपल मेजोरिटी, और कंसेंट भी चाहिए हाफ ऑफ स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब कि लेजिस्लेशन मान लीजिए 100 आदमी है, कम से कम 50 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, तब जाके जो है 7 शेड्यूल अमेंड हो सकता है। अदर प्रोविजंस क्या है, अदर प्रोविजन दैट कैन बी अमेंडेड इन सच मैनर आर, और कौन कौन से, देखिए स्पेशल मेजोरिटी और ये कंसेंट वाला जो सिस्टम है, इससे और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से जो डिपार्टमेंट है वो अमेंड हो सकते हैं वो देखेंगे। इसमें कौन कौन से है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उसके मैनर्स, ओके, एक्सटेंट क्या है एग्जीक्यूटिव पावर का, यूनियन और स्टेट का वो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, और लास्ट है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीड्यूर अंडर आर्टिकल 368 इटसेल्फ, है ना, ये चीजें। तो ये चीजें जो है इस तरह से स्पेशल मेजोरिटी से, ओके, स्पेशल मेजोरिटी से और कंसेंट से जो है ये चीजें हो सकती है। तो वही सब चीजें एक्सप्लेन करी है। तो आज के टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं लेक्चर को यार, और कल से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में सतलज यमुना लिंक कैनाल से शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, मतलब एपिसोड 7। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और मैं अपनी हर वीडियो को प्रीमियर पर डालता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मेरी वीडियो किस टाइम पे आने वाली है। मैं कम्युनिटी में पोस्ट भी करता हूँ, तो उसको भी चेक कर लिया कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो किस टाइम पे आने वाली है, ताकि आप अपने आप को रेडी कर सके। और लाइव में आप मेरे साथ बातें कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, लाइव चैट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, वहां जाके आप डाउट्स पूछ सकते हैं, उनसे लाइव दिख सकते हैं। ओके चलिए, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए तैयारी अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट, और प्लीज डोंट फील डीमोटिवेटेड। आप तैयारी करते रहिए, आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।